हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात जानेंगे सूरज के बारे में, क्योंकि दुनिया पूरी सूरज के बारे में जानना चाहती है। इसलिए पूरी दुनिया वहां पे स्पेस क्राफ्ट भी भेज रही है, भारत भी भेज रहा है। लेकिन आज हम सूरज के कुछ और पहलू के बारे में हम चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि जो रोशनी हम तक पहुंचती है बहुत ही आसानी से हमारे पास पहुंचती है, लेकिन उसे निकलने में अपने कोर से मतलब सूरज के अंदर से निकलने में ही करोड़ों साल लग जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है इसको भी समझेंगे और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि कैसे जो सूरज है वो क्या करता है, अपना एक गुब्बारा बना लेता है जिसको हेलियोस्फीयर बोला जाता है, और वो बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बाहरी प्लैनेट हैं या बाहरी स्टार्स हैं सूरज के पास नहीं आ पाते हैं और सूरज हमेशा सेफ रहता है। यानी कि हम एक बबल के अंदर रहते हैं, लेकिन ये बबल कैसे बनता है इसको भी हम जानेंगे। तो सूरज के बारे में दोस्तों हम काफ़ी कुछ जानेंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो रेडिएशन हमारे तक आते हैं वो कैसे आते हैं। हमें आपको लगता है कि उसके ऊपर से कुछ जलता होगा, हाइड्रोजन हीलियम में बदलता होगा और रेडिएशन हमारे तक आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, वो रेडिएशन उसके कोर से पैदा होते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें उसे करोड़ों साल लग जाते हैं सिर्फ और सिर्फ सूरज को भेदने में। आखिर क्यों इतना साल लग जाता है इसको भी हम समझेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स है, उसे आप जरूर अवेल करें। आपको पता है कि हर कोई 2-3 साल तैयारी करता है, पढ़ाई करता है, पैसे लगाता है लाखों रुपए, और हर कोई इसे मोटिवेट भी करता है, लेकिन कोई उसे ये नहीं बताता है कि आप कम टाइम के अंदर ज़्यादा चीज़ें आप कैसे पढ़ पाओ, एफिशिएंटली आप कैसे पढ़ पाओ, याद कैसे कर पाओ, और 5 दिन का काम आप 1 दिन के अंदर कैसे कर पाओ। दोस्तों रिसर्च में पाया गया है कि जब कोई इंसान फ्लो की स्टेट में जाके पढ़ाई करता है तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 500% बढ़ जाती है, यानी 5 गुना बढ़ जाती है। यानी कि जो चीज़ आप 1 साल के अंदर करेंगे वह चीज़ आप सिर्फ 2-3 महीने के अंदर आप कर पाएंगे। तो दोस्तों इस कोर्स को आप जरूर अवेल करें। यह कोर्स मात्र 299 में है, तो आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। अब दोस्तों आते हैं हम सूरज पे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है सूरज पे हमारा आदित्य L1 जा चुका है और वह पॉइंट L1 पे स्थापित होकर भी रहेगा और ये काफ़ी प्राउड की बात है। लेकिन थोड़ा सा सूरज के बारे में आज समझेंगे। आपको दिख रहा है यहाँ पे कि नॉर्मली क्या होता है, ये जो रेडिएशन है निकल के आते हैं, और हमें क्या लगता है ये जो रेडिएशन निकल के आते हैं ये कहाँ से आते हैं, इसका जो सरफेस है यहाँ से ही आते हैं, यहीं से पैदा होते हैं, यहाँ से आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो रेडिएशन आते हैं वो इसके सरफेस से नहीं आते हैं, सरफेस से निकलते जरूर हैं लेकिन सरफेस पे बनते नहीं हैं। अब आप सोचेंगे सरफेस से निकलते हैं लेकिन बनते नहीं हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए, सरफेस से निकलना एक अलग चीज़ है, लेकिन सरफेस से बनना एक अलग चीज़ है। हो सकता है कि यहाँ पे भी बन रहा हो, यहाँ पे भी बन रहा हो, लेकिन निकलेगा तो यहीं से। तो ये हुआ सरफेस से निकलना, लेकिन ये कहाँ बन रहा है? ये सरफेस से नहीं बन रहा है। तो कहाँ ये बनता है? ये बनता है इसके कोर पे। ये कोर जहाँ पे मिलियंस ऑफ डिग्री क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर होता है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इसका यहीं पे ही होता है। अब दोस्तों यहाँ पे आखिर होता क्या है जो जिसकी वजह से जो रेडिएशन है जिसको महज 2 सेकेंड में सन को पार कर लेना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी ये सन को पार क्यों नहीं कर पाता है? और क्यों ये जो रेडिएशन बनता है यहाँ पे वो किस फॉर्म में होता है? वो किस फॉर्म में होता है? वो गामा फॉर्म में होता है, गामा रेज होते हैं। लेकिन जब हमारी धरती तक आते हैं तो आप देखेंगे वो नॉर्मल मतलब विजिबल लाइट होते हैं, मतलब ऐसे लाइट नहीं होते हैं जो हमें खत्म कर दे। जरा सोचिए कि अगर यही लाइट जो यहाँ पे बन रहा है, जो इस कोर पे बन रहा है, गामा रेडिएशन है, वह क्या हो सीधा सीधा हमारी धरती पे आए, सीधा बने और सीधा हमारी धरती पे आए, तो जरा सोचिए कि क्या हमारी धरती पे जीवन पनप पाता? कभी नहीं पनप पाता। तो इसलिए जो सूरज है जिसके गामा रेडिएशन यहाँ से निकलते हैं वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते विजिबल लाइट में बदल जाते हैं, मतलब काफ़ी वो कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन आखिर ये प्रक्रिया क्या है, कैसे ये बनते हैं, हम इसको जरूर समझेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि सबसे पहले सूरज बनता है वो किसकी वजह से बनता है? वो बनता है हाइड्रोजन की वजह से। हाइड्रोजन के बादल जब काफ़ी एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं अंतरिक्ष में, तो क्या होता है कि जब वो इकट्ठा हो जाते हैं ग्रेविटी की वजह से वो काफ़ी करीब आ जाते हैं, अब वो फिर आग का गोला बनाने लगते हैं, एक तरीके से गोल आकार में बदलने लगते हैं। अब जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा जो प्रेशर होगा वो कहाँ पे होगा? वो इसके कोर पे होगा। कहाँ पे? इसके यहाँ पे कोर पे। अब यहाँ पे कोर पे दोस्तों क्या है कि हाइड्रोजन है, ठीक है, आपको पता है। अब यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारे हाइड्रोजन है, अब कोर से प्रेशर पड़ रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये हाइड्रोजन इसकी तरफ जाएगा, ये हाइड्रोजन इसकी तरफ जाएगा। लेकिन आपको पता है कि जो हाइड्रोजन होता है उसके अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। अब आपको पता है कि जब ये पास आएंगे तो ये क्या होगा, ये न्यूक्लियस एक दूसरे को धक्का देगा, इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, एक दूसरे को धक्का देगा, मतलब धक्का मुक्की काफी ज्यादा होगा यहाँ पे। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि दोनों एक दूसरे को क्या होंगे, ढकेलना चाहेंगे। लेकिन अब जो ये इसका प्रेशर है सूरज का, ये बोल रहा है कि नहीं, मैं तुम दोनों को मिला के रहूंगा, तुम्हें मैं मिला दूंगा,
ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा दम लगाते हैं, बहुत ज्यादा दम लगाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये दोनों न्यूक्लियस आपस में आके जुड़ जाते हैं। और जैसे ही ये दोनों न्यूक्लियस आपस में आके जुड़ेंगे, ठीक है, वैसे ही क्या करेंगे, बहुत हाई लेवल पे क्या करते हैं, एनर्जी पैदा करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, गामा रेडिएशन बोलते हैं। हाइड्रोजन बम के बारे में आपने सुना होगा। तो हाइड्रोजन बम में क्या होता है कि दो हाइड्रोजनों को जोड़ते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा होती है। न्यूक्लियर बम में क्या होता है कि एटम टूटते हैं, ठीक है, वो टूट जाते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी पैदा होती है। लेकिन हाइड्रोजन बम में वो जुड़ते हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा एनर्जी पैदा होती है। तो वही सेम प्रोसेस यहां पे है। आप समझिए, यहां पे करोड़ों के अरबों हाइड्रोजन बम यहां पे धड़ाधड़ फूट रहे हैं। यहां पे क्या हो रहा है, लगातार ये हाइड्रोजन आपस में चिपक रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये हीलियम बनाते हैं, और उसी दौरान क्या होता है, गामा रेडिएशन पैदा होता है। अब ये जो गामा रेडिएशन है, ये तो बहुत पावरफुल है, बहुत ताकतवर है, ये तो तुरंत निकलना चाहिए, लेकिन ये निकल क्यों नहीं पाता है। सवाल ये है कि आखिर ये निकल क्यों नहीं पाता है। तो इसका जवाब ये है कि यहां पे इसके चारों तरफ दोस्तों होता ही है कि जो हाइड्रोजन होता है वह गर्मी की वजह से, हीट की वजह से क्या होता है, वो टूट जाते हैं। अब हाइड्रोजन अगर टूटेगा हीट की वजह से, तो किसके फॉर्म में बनेगा, वो किसके फॉर्म में बनेगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में बनेगा। और प्रोटॉन भी क्या है, चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है। अब क्या है, जब वो टूट जाते हैं तो वहीं पे क्या होता है, तरल बना लेते हैं, आयंस का तरल बना लेते हैं। यहां पे आप देखेंगे ये क्या करते हैं, आयंस का तरल बना लेंगे। वो तरल क्या होता है, इनको बाहर नहीं आने देता है। क्यों नहीं आने देता है, आप समझिए एक तरीके से। यहां पे आप देखिए कि ये प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से ये हर तरफ आगे पीछे ही फैले हुए हैं। आप देखेंगे ये बहुत बड़ा लेयर बन चुका है, किसका, बहुत बड़ा। अब ये जब रेडिएशन यहां से आएगा, आप समझिए, ये जब रेडिएशन यहां से निकलेगा, सबसे पहले किससे टकराएगा, न्यूक्लियस से टकराएगा, जो प्रोटॉन से टकराएगा, ये क्या करेगा, इसको सक कर लेगा। फिर ये क्या करेगा, इसको रिलीज करेगा। फिर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास ही जाएगा, स्कैटर हो जाएगा। स्कैटर होकर क्या होगा, फिर किससे टकराएगा, प्रोटॉन से टकराएगा, फिर इसको सक कर लेगा। फिर क्या करेगा, ये ऐसे स्कैटर होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, ऐसे होता रहेगा। ये घूमता रहेगा, घूमते 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 आगे बढ़ते 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 ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी खत्म करता जाएगा, खत्म करता जाएगा, एकदम खत्म कर देगा, एक्सरे के फॉर्म में आ जाएगा। बात समझिए, ये एकदम अपनी एनर्जी खत्म करते, निकलते 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 ये इतने पावरफुल लेयर होते हैं, इतने पावरफुल चार्ज लेयर होते हैं कि इसको बाहर आने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से इसको लड़ते 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 करोड़ों साल लग जाते हैं। उसके बाद ये क्या होता है, जो रेडिएशन होता है यहां पे निकल के आता है, और जैसे ये बाहर आता है, आप समझिए, जैसे ये अर्थ के सरफेस पे आता है, ये बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका होता है, इतना कमजोर हो चुका होता है कि ये एक्सरेज में बदल जाता है, एकदम समझिए एकदम मिनिमम एनर्जी में बदल जाता है। अब यहां पे भी इसके साथ समस्या है, एक्सरेज ये बाहर आ जाएगा। समस्या ये है कि यहां से भी इसको बाहर निकलना, लेकिन बहुत सारे पार्टिकल यहां पे भी हैं, बहुत सारे बादल यहां पे भी हैं, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल हैं, प्लाज्मा है, बहुत सारे मतलब पार्टिकल है, इसको वहां से भी निकलने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है। और इसके बाद ये दोस्तों, जब एक लगभग कई मतलब करोड़ों साल के बाद जब ये बाहर आता है, तब जाके ये धरती की तरफ निकल पाता है। और इसी वजह से हमें एक विजुअल लाइट मिल पाती है, एक ऐसी लाइट मिल पाती है जो हम यूज कर सके। नहीं तो क्या होता, नहीं तो ये होता कि हमारी धरती खत्म हो जाती, हम सब खत्म हो जाते उन गामा रेडिएशन की वजह से। लेकिन ये जो आयंस के लेयर बने हैं, इनकी ही वजह से हमें ऐसी लाइट मिलती है जिसकी वजह से धरती पे जीवन बन सके। वरना आप सोचिए कि अगर ये आयनिक लेयर्स नहीं होते तो धरती पे गामा रेडिएशन ही आते। अब इसकी सबसे खास बात क्या है, एक खास बात और है यहाँ पे, इसके कोर में क्या होता है कि सीधे न्यूट्रिनो बनते हैं, लेकिन इन न्यूट्रिनोज को सेकेंड ही टाइम लगता है धरती यहां से निकलने में और धरती तक पहुंचने में, महज 8 मिनट ही लगता है। लेकिन ये भी कोर से निकलते इसके बावजूद भी। तो ये क्यों है, क्योंकि जो न्यूट्रिनो होता है दोस्तों, उसकी खास बात ये, जब सन की ये कोर से निकलता है तो ये क्या करता है, एक तरीके से ये ऐसा पार्टिकल होता है जो टकराता नहीं है किसी से। जैसे आपने मूवी देखी होगी, कोई इंसान गायब हो जाता है, उसको तलवार से मारे तो उसको लगता नहीं है, सेम चीज न्यूट्रिनो के साथ भी होता है। ये सन के कोर से क्या करेगा, जैसे ही ये वहां से निकलेगा, ये बिना टकराए, मतलब पार्टिकल को ये आर पार कर जाएगा, एक तरीके से वेव के फॉर्म में होता है, तुरंत ये आर पार करते हुए निकल जाएगा और सीधा धरती तक आता है। तो ये भी एक काफी बड़ा सन का एक रहस्य है कि आखिर कैसे जो न्यूट्रिनो है पार्टिकल से टकराता ही क्यों नहीं है, कि वो आर पार कर जाता है। ये भी इसमें सबसे खास बात है। अब दोस्तों एक चीज मैंने आपको बताया भी था बहुत पहले ही कि कोरोना के बारे में, जिसका जो टेम्परेचर है लगभग कितना है, जो सबसे ऊपर वाली सतह होती है, जो सबसे ऊपर सतह है, जैसे कोर से हम आगे बढ़ेंगे टेम्परेचर घटता जाएगा और फोटोस्फीयर पे आते आते 5000 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है। लेकिन वहीं पे कोरोना जो है, जो लास्ट उसका सरफेस होता है, उसका जो टेम्परेचर है लगभग 1 मिलियन से लेकर 2 मिलियन के आसपास होता है।
तो ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, आखिर कोर से दूर जाते हुए, जैसे धरती है ऊपर ठंडा है, कोर पे क्या है गर्म है, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी टेम्परेचर क्या होगा, कम होता जाएगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है, एक दूरी जाते जाते क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ये टेम्परेचर लगभग इसके कोर के आसपास होता है, और ये एक काफ़ी बड़ा सन के बारे में रहस्य है। अब दोस्तों सन के बारे में बात करें तो जैसे धरती का मैग्नेटिक फील्ड होता है, वैसे सन का भी अपना मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सन होता है वो क्या करता है, अपने आयनिक पार्टिकल को क्या बाहर निकलने से रोकता है। इसी वजह से आदित्य L1 भी भेजा गया था, ताकि जो आयनिक पार्टिकल आते हैं, जो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, जो बहुत स्पीड से आते हैं, उनकी स्पीड को हम क्या करें, गणना कर सके, कैलकुलेट कर सके, और हम ये जान सके अगर स्पीड कम है तो धरती तक आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, अगर ज़्यादा है तो हम पहले से ही तैयार हो पाएँ। क्योंकि आपको पता है बहुत सारे सैटेलाइट हमारे धरती के चारों तरफ हैं, वो $1 ट्रिलियन के सैटेलाइट हैं। अगर हमें इसका अंदाज़ा ही ना हो जो पार्टिकल आ रहे हैं धरती की तरफ, और उसके बारे में जानकारी ना हो, तो हमारा बहुत सारा नुकसान कर सकते हैं और धरती की बहुत बड़ी इकोनॉमी डूब सकती है। वैसे ही दोस्तों क्या होता है, जो सन होता है वो क्या करता है, अपने प्लाज्मा के साथ कभी कभी फ्लेयर पैदा करता है, तूफान पैदा करता है। तो वो प्लाज्मा के साथ प्लाज्मा क्या होता है, आयनिक पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, यही आयनिक पार्टिकल होते हैं। ये क्या होता है, बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं। लेकिन जो सन का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या करता है, उसको खींच लाता है अपनी तरफ, दूर जाएगा फिर जूम से करके खींच लाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों, उसके पोल पे, जैसे ये सन है, मान लीजिए ये सन है, मान लीजिए कि ये सन है, तो इसके पोल पे क्या होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम होता है, जिसकी वजह से ये जो फ्लेयर होते हैं, ये तूफान होते हैं, ये बाहर निकल जाते हैं। इसको हम ऐसे समझेंगे, आप देखिए यहाँ पे ये मैग्नेट है, तो आप देखेंगे कि जो मैग्नेट है, मतलब ये मैग्नेट है, हमने क्या किया, इस पे आयरन का टुकड़ा डाल दिया, छोटे छोटे मुरादा हमने डाल दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरफ क्या है, जो आयरन है वो कर्व के फॉर्म में, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड काफी तेज है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे जो आयरन का ग्राफ है वो एकदम सीधा है। यहाँ पे आप देखेंगे जो आयरन का ग्राफ है सीधा है, मतलब यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कम है। अगर हम यहाँ से आयरन को फेंके तेजी से तो बहुत आसानी से आयरन यहाँ पे निकल जाएगा। तो सेम चीज क्या होता है, सूरज के साथ होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरफ जब ये फ्लेयर पैदा होते हैं तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे क्या होता है कि फ्लेयर कभी कभी इतनी स्पीड से होते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड से ये बाहर निकल जाते हैं। अब बाहर ये निकल जाते हैं, लेकिन ये जाते कहाँ पे हैं, ये बाहर निकल के दोस्तों ये ट्रेवल करते 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 चले जाते हैं, यहाँ पे एक घेरा बना लेते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, हेलियोस्फीयर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये घेरा यहाँ पे बना लेते हैं। अब आप देखेंगे ये जो घेरा है, ठीक है, पीछे की तरफ क्या है, पूंछ की तरह है, और आगे की तरफ आप देखेंगे ऐसा दबाव कर्व की तरह है। ये जो घेरा दोस्तों ये आयनिक पार्टिकल से बना होता है, और ये काफी ज्यादा बड़ा है। और यही क्या करता है, जब सन ट्रेवल करता है हमारी गैलेक्सी में, तो सन को बचाने के लिए यही घेरा काम करता है, ताकि और भी कोई स्टार इसके अंदर ना आ सके। और इस तरीके से जो सन है अपना एक हेलियोस्फीयर भी बनाता है, जिसकी वजह से वह सुरक्षित रह पाता है। तो मीन दोस्तों कि सन जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा रहस्यमयी है, काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से एडवेंचरस है, वो काफ़ी कुछ नई चीज़ें हमें देता है। अभी देखा जाए तो दोस्तों हम सन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, हम सिर्फ किताबों में जो पढ़ते हैं सिर्फ उतना ही जानते हैं, कितना मास है, क्या लाइट है, लेकिन रियल में सन के अंदर क्या है हम कुछ नहीं जानते हैं। इसीलिए जो देश हैं लगातार अपने स्पेसक्राफ्ट भेज रहे हैं ताकि उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाएँ। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। और जैसा कि मैंने बताया हमारा फ्लो का कोर्स है, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, कम वक्त में ज़्यादा चीज़ों को पढ़ने के लिए इस कोर्स को आप जरूर अवेल करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।